नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की जिसका नाम सुनते ही जहन में शान और शौकत, भव्यता और कला की तस्वीरें उभर आती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल कालीन भारत की। ये वो समय था जब भारत ने बड़े पैमाने पर सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव देखे। कई इतिहासकार तो इस दौर को उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल या गोल्डन एज तक कह देते हैं। और देखिए, जब हम ताजमहल या लाल किले जैसी शानदार इमारतों को देखते हैं ना, तो ये मानने में कोई हर्ज भी नहीं लगता। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है? क्या वाकई सब कुछ सुनहरा था? इस चमक दमक के पीछे उस दौर के आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। किसी भी दौर को अगर समझना है तो सबसे पहले उसके समाज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि मुगल समाज का ताना बाना आखिर बुना कैसे गया था। तो उस वक्त का समाज काफी हद तक एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर यानी टॉप पर थे सम्राट और उनका परिवार, जिनके हाथ में सारी ताकत थी। उनके ठीक नीचे थे अमीर लोग, जागीरदार और बड़े बड़े अधिकारी। फिर नंबर आता था मिडिल क्लास का, जिसमें व्यापारी, हकीम, शिक्षक जैसे लोग शामिल थे। और इस पिरामिड की नींव, इसका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हिस्सा थे किसान, मजदूर और गुलाम। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ था शासक वर्ग, जो बेहिसाब दौलत और आयशो आराम की जिंदगी जी रहा था, और दूसरी तरफ थी आम जनता, जिसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ गरीबी और अंतहीन मेहनत में कट रही थी। सच तो ये है कि साम्राज्य की पूरी शान और शौकत इन्हीं लोगों की मेहनत की बुनियाद पर खड़ी थी। और अगर इस सामाजिक ढांचे में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वो भी काफी चुनौतीपूर्ण थी। पर्दा प्रथा का चलन और ज्यादा बढ़ गया था। विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी और उन्हें अपने पिता की संपत्ति में भी कोई हिस्सा नहीं मिलता था। तो सवाल फिर वही है, अगर समाज में इतनी असमानता थी तो इस दौर को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा जवाब हमें मिलता है कला और संस्कृति के क्षेत्र में हुए जबरदस्त विकास में। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। मुगल कला पूरी तरह से कोई विदेशी चीज नहीं थी। ये एक शानदार संगम था, एक जबरदस्त फ्यूजन। मुगल अपने साथ मध्य एशिया से तुर्क ईरानी संस्कृति तो लाए, लेकिन यहाँ आकर उसका भारतीय परंपराओं के साथ ऐसा मेल हुआ कि एक बिल्कुल नई और अनोखी शैली पैदा हो गई। और ये संगम हमें उनकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में साफ साफ नजर आता है। इमारतों में फारसी स्टाइल के साथ साथ गुजरात और बंगाल जैसे स्थानीय स्टाइल्स का भी खूब इस्तेमाल हुआ। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर तो जैसे उनकी पहचान बन गए। विशाल गुंबद, ऊंचे ऊंचे दरवाजे और बहते पानी वाले खूबसूरत बाग, ये सब मुगल आर्किटेक्चर की खासियत बन गए। उनके सजावट की बारीकी का एक बेहतरीन उदाहरण है पिएट्रा ड्यूरा। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसमें कीमती पत्थरों को तराशकर संगमरमर में जड़ा जाता था, जिससे फूल पत्तियों के लाजवाब डिजाइन बनते थे। ताजमहल की जो बेमिसाल खूबसूरती है ना, उसके पीछे इस कला का बहुत बड़ा हाथ है। चित्रकारी में भी एक नया दौर आया। पहले की जो ईरानी शैली थी वो थोड़ी फ्लैट, मतलब 2D जैसी लगती थी, लेकिन भारतीय गोल ब्रश के इस्तेमाल से तस्वीरों में गहराई आने लगी, एक तरह का 3D इफेक्ट। फिर यूरोप से पर्सपेक्टिव का सिद्धांत भी आया, जिससे दूर की चीजें छोटी दिखने लगी। अब तस्वीरों में सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि दरबारी जीवन, शिकार और लड़ाई के सीन भी बनने लगे। कला का ये संगम संगीत और साहित्य में भी पहुंचा। अकबर के दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार थे, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम संगीत की परंपराओं को मिलाकर नए नए राग बनाए। फारसी भले ही राजभाषा थी, लेकिन अकबर ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया, ताकि ज्ञान का आदान प्रदान और बढ़ सके। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी कला, ये सारी शानो शौकत आखिर आ कहाँ से रही थी? इसके पीछे थी एक मजबूत अर्थव्यवस्था। तो चलिए अब देखते हैं कि साम्राज्य का व्यापार और इकोनॉमी कैसे काम कर रही थी। व्यापार के फलने फूलने की कई वजह थी। एक तो ये कि एक बहुत बड़े इलाके में राजनीतिक एकता और शांति थी। सड़कों और सरायों का एक नेटवर्क बना दिया गया था, जिससे सफर काफी सुरक्षित हो गया। मुगलों ने शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए, जो देश विदेश हर जगह चलते थे। और फिर अंग्रेज और डच व्यापारियों के आने से समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों की जो मोनोपोली थी, वो भी टूट गई। देश के अंदर व्यापार कितना विशाल था, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए।
40,000। जी हाँ, कभी-कभी एक ही व्यापारिक काफले में 40,000 बैलों पर सामान लाद कर ले जाया जाता था। सोचिए क्या स्केल रहा होगा। उस समय भारत दुनिया का एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। हम दुनिया को बेहतरीन सूती कपड़े, मसाले और नील जैसी चीजें बेचते थे। और बदले में क्या खरीदते थे? सोना, कीमती पत्थर और अच्छी नस्ल के घोड़े। तभी तो भारत को उस वक्त दुनिया का कारखाना भी कहा जाता था। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ददनी नाम का एक सिस्टम भी शुरू हुआ। इसमें होता ये था कि व्यापारी कारीगरों को काम शुरू करने से पहले ही एडवांस पैसा दे देते थे। इससे प्रोडक्शन तो तेजी से बढ़ा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। कारीगर इन व्यापारियों पर और ज्यादा निर्भर होते चले गए। तो हमने समाज, कला और अर्थव्यवस्था तीनों को देख लिया। अब इन सबको मिलाकर इस दौर की विरासत का एक मूल्यांकन करते हैं, एक असेसमेंट करते हैं। मुगल काल विरोधाभासों से भरा एक दौर था। एक तरफ कला और संस्कृति अपने चरम पर थी, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और तकनीक के मामले में भारत यूरोप से लगातार पिछड़ता जा रहा था। और शायद यही इस युग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और ये पिछड़ापन कई जरूरी एरियाज में साफ दिख रहा था। जैसे मुगलों ने एक ताकतवर नौसेना यानी नेवी की अहमियत को कभी समझा ही नहीं। उनकी तोपें बहुत भारी भरकम थी, जिन्हें हिलाना डुलाना मुश्किल था, जबकि यूरोप हल्की और असरदार तोपें बना रहा था। जहां यूरोप में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम 17वीं सदी में आ गया था, वहीं भारत में से आने में 18वीं सदी लग गई। हमारे कारीगर बहुत हुनरमंद थे, इसमें कोई शक नहीं, पर उनके औजार बहुत साधारण थे। और इसी तकनीकी पिछड़ेपन का नतीजा बहुत गंभीर निकला। इसी ने यूरोपीय ताकतों को भारत पर हावी होने का मौका दे दिया। और देखते ही देखते जो भारत कभी दुनिया का कारखाना कहलाता था, वो अब पश्चिमी देशों की फैक्ट्रियों के लिए सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला एक देश बनकर रह गया। चलिए, एक मजेदार बात बताता हूँ। आज हम जो सब्जियां और फल रोज खाते हैं, जैसे आलू, टमाटर, हरी मिर्च और अमरूद, ये सब मुगल काल के आखिरी दौर में यूरोपीय व्यापारियों के जरिए ही भारत पहुंचे थे। ये दिखाता है कि दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ रही थी। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक साम्राज्य जो कला और संस्कृति में इतना आगे था, वो भविष्य की दौड़ में आखिर क्यों और कैसे पीछे रह गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मुगल काल की जटिल विरासत पर और गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।